नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। हम यहां पर चर्चा करते आ रहे हैं कक्षा 9 आरबीएससी के कंप्यूटर विषय की बुक के बारे में। और हमने यहां पर अभी पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर पहला चैप्टर व दूसरा चैप्टर कंप्यूटर के बारे में हमने पूर्ण अध्ययन किया। और आज हम यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क एवं कम्युनिकेशन डेटा शेयरिंग के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के द्वारा संचार किस प्रकार किया जाता है, उनके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, केबलिंग के बारे में जानेंगे, यूटीपी केबल क्या होती है, एसटीपी केबल क्या होती है, ब्लूटूथ का माध्यम क्या होता है, वायरलेस माध्यम से किस प्रकार कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, इंफ्रारेड से किस प्रकार वे कंप्यूटर जुड़ते हैं, साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। और ये पूरा चैप्टर आपके नेटवर्किंग के ऊपर ही होगा। और इसके अगले वीडियो के अंदर हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हमारी कक्षा 9 आरबीएससी की जो कंप्यूटर क्लास चल रही है उसका आगे कंटिन्यू पार्ट करते हुए चैप्टर 3 के बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे। चैप्टर 3 कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पूर्ण रूप से ये वीडियो निर्धारित होगा। कंप्यूटर संचार, किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जब वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी प्रकार से जुड़ा नहीं है तो वह उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो वह बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना एवं डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार या डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा राह में भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकता है। यह सब डाटा संचार के बिना संभव नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र, होटल रिजर्वेशन तंत्र, एयरलाइंस आदि में हजारों टर्मिनल्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करा सकता है। यह सब प्रक्रिया डाटा संचार के द्वारा ही संभव हुई है। यह है कंप्यूटर संचार तंत्र का डायग्राम। आप देख सकते हैं, इसमें प्रोवाइडर होता है और कंप्यूटर होता है जिससे आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, वो सीधा मोबाइल जीपीआरएस से सीधा टावर से कनेक्ट होता है और आउटगोइंग ट्रैफिक से सीधा सैटेलाइट और इनकमिंग ट्रैफिक से पहुंचता हुआ दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है और नेटवर्किंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। डेटा संचार की आवश्यकता, नेसेस परंपरागत संसाधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता था। इस कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही थी, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है। साथ ही इसकी लागत भी परंपरागत माध्यमों की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। परंपरागत माध्यमों के उपयोग में दूरी बढ़ाने के साथ साथ समय व मूल्य भी तेज़ी से बढ़ता है, जबकि कंप्यूटर के माध्यम से संचार में समय व लागत की दूरी का प्रभाव नगण्य होता है। साथ ही डाटा संचारित माध्यम एकदम सही अर्थात एक्यूरेट होता है। प्रेषण के माध्यम यानी डेटा ट्रांसमिशन मीडिया, प्रेषक यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम यानी फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडियम अथवा संचार चैनल यानी कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ये माध्यम कई प्रकार के उपलब्ध हैं। माध्यम का चयन करते समय इनकी कीमत, कार्यदक्षता यानी इफ़िशियंसी, डाटा संचरण की गति, अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। प्रेषण माध्यम को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है तार के माध्यम से, दूसरा होता है बेतार के माध्यम से यानी वायर्ड और वायरलेस। पहला होता है वायर्ड यानी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर के संकेतों के प्रसारण के लिए अथवा तार केबल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निर्दिष्ट माध्यम यानी गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। प्रयुक्त किए जाने वाले तारों के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल
जिसे टीपी केबल भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला ये सबसे पुराना और सस्ता संसाधन है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल में दो पृथक यानी इंसुलेटेड तांबे यानी कॉपर के तार होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों के ऐंठन यानी ट्विस्टिंग के उद्देश्य विद्युत विरोध यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को कम करता है। ऐसे ऐंठे हुए दोनों तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे से विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव कम हो जाता है। इस तरह के इंटरफेस को क्रॉस टॉक कहते हैं। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ये तांबे के तार सामान्यतः 22 से 24 गेज मोटाई के होते हैं। ये आप देख रहे हैं टीपी केबल का डायग्राम। ट्विस्टेड पेयर केबल इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है और जो ये ब्लॉक दिख रहे हैं जहाँ जहाँ से वो मुड़ी हुई है उन्हें ट्विस्टेड कहते हैं। टीपी केबल दो प्रकार के होते हैं, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी पहला है। यह सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस प्रकार के केबल में ट्विस्टेड पेयर का समूह एक साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की केबलिंग में इसका काफ़ी प्रचलन है। यूटीपी सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में तथा अनेक कार्यालयों से पहले प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार की केबल में क्रॉस टॉक की संभावना अधिक रहती है। ये इस प्रकार का होता है, ऊपर पीवीसी जैकेट होता है, अंदर वायर और उसके अंदर कॉपर वायर होती है। इसे कहते हैं अनशिल्डेड पेयर केबल। दूसरी होती है एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार के केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गूंथे हुए तारों के जैकेट का उपयोग किया जाता है जो यूटीपी के आवरण से अधिक सुरक्षित होता है। एसटीपी के तारों के बीच एवं चारों तरफ से पन्नी यानी फॉइल से लिपटा होता है या अधिक सुरक्षित होता है। एसटीपी तारों के बीच चारों तरफ पन्नी फॉइल से लिपटा हुआ होता है। यह आवरण दक्ष अवरोधक बनता है जिससे संचारित हो रहे डेटा का बाह्य अवरोध से बचाया होता है तथा क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है किंतु डाटा संचरण की गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होती है। जो ये आप ऊपर देख रहे हैं ये पूरा ही एसटीपी केबल का डायग्राम है और जो ये ऊपर वाला है ये टीपी केबल का डायग्राम है। इसके ऊपर कोई जैकेट वगैरह नहीं है जबकि इसके ऊपर पूरा जैकेट लगा हुआ है और इसके ऊपर एक पन्नी लिपटी हुई है जिसे फॉइल कहते हैं जो कॉपर के ऊपर है और इसके ऊपर पीवीसी जैकेट लगा हुआ। इसके बाद आती है और ये है अपने शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी एसटीपी। इसके ऊपर ये शिल्ड है और ये फॉइल है और ये कॉपर वायर और पीवीसी जैकेट। कम दूरी के संचार 1 किलोमीटर तक में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लेन में कंप्यूटर को जोड़ने में इस केबल का उपयोग किया जाता है। इस केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 MB प्रति सेकंड होती है किंतु दूरी बढ़ाने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घट जाती है। फलस्वरूप बीच बीच में रिपीटर्स का उपयोग करना पड़ता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के संचरण में किया जा सकता है। यह तुलनात्मक रूप से सस्ता और इससे उपयोगी काफ़ी आसान है। दूसरी होती है कोएक्सियल केबल। इसका मुख्य भाग तांबे का तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इसके चारों तरफ विद्युतरोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघात से बचाता है। यह आवरण मुख्यतः पीवीसी पदार्थ का बना होता है और इसी आवरण के चारों ओर तांबे की जाली यानी मैश होती है। यह जाली भी चारों ओर से विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच यानी शील्ड से ढकी होती है। इस प्रकार कोएक्सियल केबल दो अचालक या विद्युत रोधी इंसुलेटर होते हैं। संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार से द्वारा होता है। इसकी कीमत इनके व्यास के बढ़ने के साथ बढ़ती है। पतले कोएक्सियल केबल की कीमत कम और मोटे कोएक्सियल केबल की कीमत अधिक होती है। ये आप डायग्राम
देख सकते हैं कोएक्सियल केबल का। ये है आउटर इंसुलेशन कॉपर में शेल्ड और इंसुलेशन, और ये आ रहा है इधर कॉपर वायर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने व लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है। कोएक्सियल केबल दो प्रकार की होती है, एक होती है थिन नेट और दूसरी होती है थिक नेट। थिन नेट ये लचीले व सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में लिए जाते हैं। थिक नेट ये मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक किया जाता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी में संचार में होता है। इनमें बाहरी जाली के उपस्थिति के कारण विद्युत विरोधी यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। अपनी बैंडविड्थ भी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। अब आता है प्रकाशीय तंतु केबल यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तार वाले डाटा संचार में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की केबल है। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का संचरण होता है। यह संचरण एनालॉग रूप में न होकर डिजिटल रूप में होता है। यह अकेला ऑप्टिकल फाइबर केबल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है और अत्यधिक लचीला होता है। इसका व्यास 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है, कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। इसके चारों ओर कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है। इसे क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग का आवर्तनांक कोर की तुलना में कम होता है। ये ग्लास क्लेडिंग दिखाई दे रहा है, ग्लास कोर और प्रीमियम बफर और सेकेंडरी बफर फाइबर ऑप्टिक केबल। जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने के बजाय अपरावर्तित हो जाती है। इस प्रकार OFC की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं और फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते। तंतु में कांच की परत के चारों ओर एक जैकेट होता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु फिट हो जाते हैं। कंप्यूटर के विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं, जबकि OFC के माध्यम से केवल प्रकाशीय संकेत ही संचरित किए जा सकते हैं। अतः विद्युत संकेत को प्रेषित करने से पूर्व एक परिवर्तित कन्वर्टर की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तन करना पड़ता है। OFC द्वारा प्रकाशीय संचरण, इसमें 90 डिग्री के एंगल से डेटा ट्रैवल करता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ गया, फिर रिटर्न इधर टकराएगा, फिर इधर 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 होते हुए बाहर निकल जाएगा। OFC डेटा संचरण की एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है, क्योंकि इस केबल का डाटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए OFC सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगाबाइट यानी 100 MB प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट 2 GB प्रति सेकंड तक होती है। OFC केबल कॉपर की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं, वह कम स्थान लेते हैं। OFC द्वारा संचारित किए जाने वाले संकेतों पर किसी प्रकार के विरोधी प्रभाव का असर नहीं होता। इसके द्वारा डाटा संचरण त्रुटि दर भी नगण्य होती है, किंतु OFC में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी तुलनात्मक रूप से जटिल व महंगी है। अतः तार वाले डाटा संचरण माध्यमों में यह सबसे कॉस्टली यानी सबसे महंगा माध्यम है। अब आता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेत प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है
जिनके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अनिर्दिष्ट माध्यम यानी अनिर्दिष्ट माध्यम भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्य बेतार माध्यम निम्न है। एक होता है रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव आसानी से उत्पन्न की जा सकती है तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को आसानी से पार कर जाती है। अतः डेटा संचरण में इन तरंगों का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। रेडियो तरंगे प्रेषित से भी सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है, जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों में प्रसारण में काफ़ी समय प्रयुक्त हो रहा है। यह संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता है, किंतु अब रेडियो प्रसारण यानी VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी के उपयोग से अधिक तीव्र गति से डाटा संचरण संभव हो पाया है। ये देख सकते हैं आप इसका डायग्राम रेडियो तरंग संचरण के आगे। दूसरा है सूक्ष्म तरंग प्रसरण यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के मध्य होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्या से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहाँ यह माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो जाता है। सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चल सकती है। इनके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़ व अन्य बाधा आ जाने पर ये उन्हें तार पार नहीं कर सकती। अतः यह आवश्यक होता है कि प्रेषण, ट्रांसमिशन व ग्राही रिसीवर सीधी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट में हो। इसके लिए प्रेषण एंटीना व ग्राही एंटीना की काफ़ी ऊंचाई व एक सीधी रेखा में लगाया जा सकता है। पहाड़ियों अथवा ऊंचे स्थानों पर ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती है, फलस्वरूप संचरण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेषक व ग्राही के बीच परावर्तक लगाकर यानी रिपीटर्स लगाकर किया जाता है। सामान्यतः हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए। ये ट्रांसमीटर लगा है इधर और एक रिसीवर लगाया हुआ। इधर डेटा इनपुट होगा, ट्रांसमिशन लाइन से होता हुआ रिसीवर के पास पहुंचेगा और आउटपुट होकर बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं माइक्रोवेव संचरण। माइक्रोवेव संकेत दूरी के साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं और रिपीटर्स इन संकेतों को परावर्तित यानी परिवर्तित एम्पलीफाई करते हैं। माइक्रोवेव संचरण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु यह मौसम पर आधारित है। खराब मौसम में संचरण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचरण अधिकांश लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेल्युलर फोन, टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होता है। तीसरा माध्यम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचरण। इस संचरण में सूक्ष्म तरंगे संकेतों का उपयोग किया जाता है, किंतु इसकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचरण उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्थिर कक्षा यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होते हैं। भूस्थिर कक्षा में उपस्थित उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। अतः यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव ही बिंदु पर स्थित रहता है। सैटेलाइट इधर से ट्रांसमिशन होगा और अपलिंक होता हुआ सैटेलाइट पे जाएगा और डाउनलोड लिंक होता हुआ रिसीवर यानी अर्थ स्टेशन पर वापस रिटर्न आएगा। इसे पूरा उपग्रह संचार कहते हैं। संचार उपग्रह को एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है। उपग्रह में अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट की समस्या भी नहीं रहती और भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचरण उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं।
इनकी संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। तीन संचरण उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषण कर सकते हैं, यानी अर्थ, सैटेलाइट और सैटेलाइट। ये पृथ्वी घूमती है जिस अनुसार कार्य कर सकते हैं। उपग्रह संचरण में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी पर प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। लंबी दूरी यानी 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण ये संकेत क्षीण हो जाते हैं। अतः उपग्रह पर ट्रांसपोंडर यानी के द्वारा संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर इन संकेतों को कितने ही ग्राही यानी रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती हैं, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते। उपग्रह संचरण का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। उपग्रह सुदूर एवं पृथक्कृत स्थानों में संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक खर्चीला होता है। अवरक्त किरण संचरण यानी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इसके डाटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित तथा आसान से काम में लिए जा सकने वाला संचरण माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण में किया जाता है। अवरक्त किरण संचरण हेतु प्रेषक प्राप्तकर्ता के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरक्त किरण संकेत अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिनसे इनके डेटा संचरण में बहुत अधिक तेजी होती है। इंफ्रारेड, इसका देखो मुख्य रूप से इस्तेमाल टेलीविज़न एवं म्यूजिक सिस्टम आदि में रिमोट से संचरण के लिए अवरक्त किरणों का ही उपयोग होता है। इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरक्त किरणों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। आप ये देख पा रहे हो, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इसमें स्थापित किया है। पांचवा होता है वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्क है। इसे WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जा सकता है, जो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ICE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पर आधारित है। वाईफाई अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है वाईफाई का। आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स व अन्य बहुत सी युक्तियों में इंस्टॉल होता है। वाईफाई समर्थित युक्ति यानी वाईफाई इनबिल्ट डिवाइस इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क के पास यानी रेंज में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट जुड़ सकता है। वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो सकता है। वाईफाई सेल फोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारण करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इस युक्ति से जब कोई कंप्यूटर डेटा संचरण करना चाहता है तो डेटा को पहले वायरलेस एडेप्टर द्वारा रेडियो सिग्नल में बदला जाता है और एंटीना का उपयोग करके इसे प्रसारित कर दिया जाता है। वायरलेस राउटर संकेत प्राप्त करता है, इसे डिकोड करता है और राउटर इंटरनेट को वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन का उपयोग कर जानकारी भेजता है। यह प्रक्रिया उलट भी होती है। जब राउटर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करता है तो इसे रेडियो सिग्नल में बदलता है और इस सिग्नल को वायरलेस अडेप्टर भी कहते हैं। वाईफाई संचरण के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगे सेल फोन और रेडियो समान होती है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डाटा ले जाने की क्षमता होती है और वाईफाई संचरण में
802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार वाईफाई संचार किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में वाईफाई होता है, जिससे एक दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके आप मोबाइल से उस मोबाइल का इंटरनेट अपने अंदर ले सकते हैं। ये प्रक्रिया वाईफाई नेटवर्किंग की ही कहलाती है। या मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी प्रक्रिया कौन सी होती है? वाईफाई प्रक्रिया ही कहलाती है। इसे वाईफाई संचरण ही कहा जाता है। वाईफाई का उपयोग आजकल कई शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, हवाई अड्डे, होटल आदि में सुविधा इसकी उपलब्ध होती है। ये वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ब्लूटूथ छठा कम्युनिकेशन मीडिया है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ऐसी बेतार तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ को मूलतः कंप्यूटर से अन्य उपकरणों को जोड़ने वाले तारों की संख्या कम करने के लिए विकसित किया गया था। ब्लूटूथ की अपेक्षाकृत कम दूरी केवल कुछ मीटर तक के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर ब्लूटूथ अनुप्रयोग का उपयोग एक हैंडसेट को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर माउस, कुंजी पटल या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल इत्यादि को जोड़ने एवं सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। मोबाइल से बात करने के लिए ब्लूटूथ माउथ भी मिलते हैं, जिससे सीधे कान में लगाकर आप मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं और किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। ब्लूटूथ से आजकल हेडफोन भी मिलते हैं, जिससे भी आप सीधे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा संचरण के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस। अब डेटा ट्रांसमिशन किन तकनीकों के माध्यम से होता है? डेटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम में लिए जाते हैं। ये सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल। एनालॉग ये संकेत समय के सापेक्ष सतत यानी कंटिन्यूस रूप में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। यह एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई रेंज में से कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। डिजिटल ये संकेत असतत यानी डिस्क्रीट होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई रेंज में से कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। ये संकेत ऑन तथा ऑफ अवस्था में संचारित होते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डाटा काम में लेता है और कंप्यूटर डाटा संचरण के लिए भी डिजिटल सिग्नल्स काम में लेता है, किंतु दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल ही संचारित करता है। अतः डेटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदला जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन इस प्रकार कहा जाता है। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में भी संचरण एनालॉग संकेतों को सीधे कंप्यूटर को नहीं भेजा जा सकता। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को डिजिटल में संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहता है। ये देखिए, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं और ये हैं डिजिटल सिग्नल्स। इन्हें मॉडम मॉड्यूलेट करता है, जिसे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर डेटा संचरण करता है। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा संचरण के लिए जब कोई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक से दूसरे को जोड़ा जाता है, यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे यूँ भी कह सकते हैं कि कोई स्वतंत्र कंप्यूटरों का अंत संबंधित समूह या इंटरकनेक्टेड कलेक्शन को कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के साथ साथ अन्य युक्तियाँ, डिवाइस व उपकरण जैसे प्रिंटर, प्लॉटर आदि भी जुड़े हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी उपकरण के बीच संचार का माध्यम
को लिंक कहते हैं। ये हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर एक केंद्रीय इकाई भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में ये जोड़ दिया जाता है और जोड़े हुए जो तंत्र बन जाता है उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य यानी रिसोर्स शेयरिंग, साधनों से मिलकर उपयोग करना। कंप्यूटर नॉर्मली नेटवर्क का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे पास 10 से 20 कंप्यूटर की एक लैब है और हमारे पास प्रिंटरों की संख्या 20 नहीं है या 1 या 2 ही है, तो हम उस एक प्रिंटर को उन 10 कंप्यूटरों के अंदर उपयोग में ले सकते हैं, या एक कंप्यूटर के डेटा को उन 10 कंप्यूटरों में भी उपयोग में ले सकते हैं, या वह सारे के सारे कंप्यूटर आपस में अपने डेटा को एक से अधिक जगह पर उपयोग में लिया जा सकता है। इसे रिसोर्स शेयरिंग भी कहते हैं। संचार माध्यमों के रूप में यानी एज ए कम्युनिकेशन मीडिया, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के माध्यम से उपभोक्ता परस्पर बड़ी आसानी से तीव्र गति से संचारण यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता सभी प्रकार के डेटा व सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है विश्वसनीयता और उपलब्धता यानी रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है या किसी अन्य कारण से कुछ समय के लिए उपलब्ध न हो तो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण डेटा को एक से अधिक कंप्यूटरों में संग्रहित किया जा सकता है, जिससे किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क से संपर्क टूट जाने अथवा डाटा दूषित हो जाने पर अन्य कंप्यूटरों से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद इसकी कॉस्ट रिडक्शन यानी कोई एक उपयोक्ता सभी महंगे कंप्यूटर साधन खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, किंतु नेटवर्क की सहायता से वह नेटवर्क से जुड़े उन सभी साधन यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है जो उसके पास नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग पहला है दूर दराज की सूचना तक पहुंच यानी एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेस। एक उपयोक्ता अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर उपलब्ध डेटा को प्राप्त या एक्सेस कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना तंत्र द्वारा कला, विज्ञान, स्वास्थ्य, इतिहास, खेल आदि किसी भी विषय की जानकारी तो ली ही जा सकती है। रेल, रोडवेज, वायु सेवा संबंधित सूचनाएं, आरक्षण संबंधी जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है फैक्स। नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भेजने व प्राप्त करने वाले कंप्यूटर में मध्य फैक्स मॉडम या फैक्स सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल। वर्तमान में ईमेल का व्यापक स्तर उपयोग हो रहा है। इसके द्वारा बड़ी तीव्रता से संदेश को भेजा जाता है। संलग्नक यानी अटैचमेंट के रूप में दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो फाइलें भी भेजी जा सकती है। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल स्काइप, गूगल, व्हाट्सएप, जूम इत्यादि अनेक मैसेंजर एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने दूर दराज स्थित लोगों के लिए आपस में संपर्क करना बहुत ही आसान बना दिया है, जिससे लोग एक दूसरे को पुनः सुनवश देख भी सकते हैं। ऑनलाइन सेवाएं। आज नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर अनेक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेइंग आदि ऑनलाइन सेवाओं के निरंतर विस्तार हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन सेवाओं का ही रूप है। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ यानी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को उसके विस्तार की दूरी के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आता है इसमें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जो सामान्य कुछ किलोमीटर का हो सकता है में फैला होता है। किसी बड़े कार्यालय, बड़े संस्थान अथवा कारखानों में विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा सूचना एवं संसाधनों के आदान प्रदान में काम आता है। इस नेटवर्क को सामान्यतः लैन कहा जाता है।
लेन सामान्य छोटे क्षेत्र में ही फैले होते हैं, जैसे किसी एक बड़े भवन या कैंपस में लेन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, तथा शेष सभी डंब कंप्यूटर होते हैं जिन्हें टर्मिनल कहते हैं। सर्वर सभी टर्मिनलों पर नियंत्रण रखता है। लेन में सभी कंप्यूटर ट्विस्टेड पेयर केबल अथवा कोएक्सियल केबल या वाईफाई यानी वायरलेस फिडिलिटी के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। साधारण एक लेन में 100 से अधिक कंप्यूटरों को नहीं रखा जाता है। लेन छोटे होते हैं, अतः इन्हें संभालना व उनकी देखरेख करना आसान होता है। इनमें सामान्यतः शॉर्ट सर्किट व अन्य अनचाहे संकेतों के कारण कभी कभी कुछ दोष आ जाते हैं। लेन एक ही केबल से सभी टर्मिनलों को जोड़ा जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। लेन में डाटा संचारण की गति तीव्र यानी 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड होती है, जो इसके सबसे बड़ी विशेषता है। लेन काफ़ी लचीला है, इसमें बिना सारे नेटवर्क को बाधा पहुंचाए और कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है अथवा हटाया भी जा सकता है। लेन का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी काम में ली भी जा सकती है। लेन में सभी कंप्यूटरों पर बैठ कर अलग अलग व्यक्ति कार्य कर सकते हैं तथा साथ ही वे परस्पर एक दूसरे के कार्य को देख सकते हैं व उनमें संशोधन परिवर्तन आदि भी करवा सकते हैं। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इनकी भौगोलिक सीमाएं सामान्यतः एक शहर अथवा एक कस्बा होती है। मेन वास्तव में लेन का ही एक बड़ा स्वरूप है, क्योंकि यह लेन द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक का ही उपयोग करता है, किंतु इसको स्थापित करना लेन की तुलना में अधिक जटिल होता है। यह एक शहर से अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम अथवा संस्थान की भिन्न शाखाओं पर परस्पर जोड़ने का काम करता है। मेन का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संसाधनों को मिलाकर उपयोग करना है। इसमें पूरा नेटवर्क एक केंद्रीकृत मशीन द्वारा संचालित होता है। मेन द्वारा डेटा व ध्वनि दोनों का संचरण हो सकता है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें नॉर्मली आप एक शहर से दूसरे शहर को तक जोड़ा जा सकता है या एक कस्बे के सारे नेटवर्क को भी आपस में जोड़ा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा, वैन की भौगोलिक सीमाएं अधिक विस्तृत होती है। यह पूरे देश, प्रायद्वीप अथवा पूरे समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वैन में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर डाटा आदान प्रदान एवं केंद्र नियंत्रित प्रसारण भी कर सकता है। वैन एक बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के कुछ भाग केबल से जुड़े हो सकते हैं तो कुछ टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव उपग्रह से जुड़े हो सकते हैं। वैन नेटवर्क को जोड़ना एक जटिल कार्य होता है। इसमें शॉर्ट सर्किट, तार टूटने के कारण या अन्य कई सर्किट दोष आने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनकी डाटा संचारण गति भी अन्य नेटवर्कों की तुलना में कम होती है। इंटरनेट वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे आप देख सकते हैं पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। अब आती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। किसी नेटवर्क के नोड को परस्पर जोड़ने के तरीक़ों को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से यह निर्धारण होता है कि नोड के मध्य डेटा संचरण के लिए कौन कौन से पाथ उपलब्ध होंगे। नेटवर्क स्थापित करने की लागत व जटिलता भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर रखती है। अतः टोपोलॉजी निर्धारण करते समय उसकी जटिलता, लागत, भविष्य में होने वाले विस्तार आदि बातों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वाले वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजी की पूर्ण रूप से चर्चाएं करेंगे। आज का थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये अगर पसंद आ रहे हो हमारे वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम शायद इस पूरे चैप्टर को पूर्ण कर पाएंगे।
ऐसी हम आशा करते हैं। वैसे अब ज़्यादा नहीं बचा है, हम इसे पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।